नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर कृणाल ढाभी आपका स्वागत करता हूं हमारी चैनल मेडिक टॉक्स पे। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेल इंजरी, उसकी डेफिनेशन, उसका रिस्पॉन्स और उसके कॉजेज यानी कि इटियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम उसके पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। पैथोजेनेसिस यानी mechanisms which are involved in the progression of the lesion or disease, यानी कि हाउ द डिजीज इज डेवलप्ड, डिजीज कैसे डेवलप होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ये जानने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं पैथोजेनेसिस। सो सेल इंजरी के पैथोजेनेसिस में मेनली 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला है टाइप, सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द इंजूरियस एजेंट, यानी कि जो सेल इंजरी जो है वो इंजूरियस एजेंट या स्टिमुलाई के टाइप, उसकी सिवियरिटी कितनी है और वो कितने ड्यूरेशन तक लगता है उस पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हाइपोक्सिया या इस्चीमिया बहुत ही कम समय के लिए हो तो रीपरफ्यूजन पर, यानी कि दूसरी बार उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई देने पर जो सेल है वो अपना फंक्शन रिकवर कर लेता है। केमिकल टॉक्सिन्स अगर कम मात्रा में हो तो सेल में इंजरी उतनी ज्यादा मात्रा में देखने को नहीं मिलती। दूसरा प्रिंसिपल है द स्टेटस, एडेप्टेबिलिटी एंड टाइप ऑफ द टारगेट सेल। अभी टारगेट सेल का टाइप यानी कि उसकी ससेप्टिबिलिटी, उसका फंक्शन है, फंक्शनल स्टेटस, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसका मेटाबॉलिज्म और उसका एडाप्टेशन, उस पे भी सेल इंजरी डिपेंड करती है। जैसे कि हमारा जो मायोकार्डियम होता है हार्ट में, उसमें अगर इस्चीमिया हो तो वो 30 से 60 मिनट तक ही उस इस्चीमिया को बेयर कर सकता है। उससे ज्यादा अगर इस्चीमिया रहेगा तो उसमें इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। इसकी कंपैरिजन में जो हमारा स्केलेटल मसल होता है वो ज्यादा देर तक इस्चीमिया या हाइपोक्सिया को बेयर कर सकता है। तीसरा प्रिंसिपल है अंडरलाइंग इंट्रासेल्युलर फिनोमिना। तो जब भी सेल में कोई इंजरी होती है तो 2 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि वो इंजरी रिवर्स होगी या सेल की डेथ होगी, यानी कि सेल का फंक्शन वापस रिवर्ट हो जाएगा या सेल डेथ हो जाएगा। तो कौन से हैं ये 2 फैक्टर्स? तो पहला फैक्टर है कि जब इंजरी होती है उसके बाद सेल में एबिलिटी है कि उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्फंक्शन हुआ है उसको वो रिवर्ट कर सके, फिर से ब्लड सप्लाई या फिर से ऑक्सीजन के सप्लाई पर। यानी कि इफ द सेल इज नॉट एबल, सेल कैपेबल नहीं है उसके माइटोकॉन्ड्रियल के डिस्फंक्शन को रिवर्ट करने में, तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। और दूसरा जो फैक्टर है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली और पर्टिकुलरली कितना डैमेज हुआ है वो डिसाइड करता है कि सेल इंजरी रिवर्सिबल लेवल तक रहेगी या फिर इरिवर्सिबल लेवल तक, यानी कि सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये था तीसरा प्रिंसिपल। चौथा और फाइनल प्रिंसिपल है मॉर्फोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस। तो जो भी बायोकेमिकल चेंज होता है वो कुछ मॉर्फोलॉजी चेंज करता है, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर चेंज करता है। तो इसमें जो अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो माइक्रोस्कोपिकल चेंजेस से पहले देखने को मिलते हैं। रिवर्सिबल सेल इंजरी के जो चेंजेस है वो चेंजेस इरिवर्सिबल सेल इंजरी के चेंजेस से पहले देखने को मिलते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स या प्रिंसिपल्स पे पैथोजेनेसिस डिपेंड रहती है। तो इंपेयर्ड ब्लड सप्लाई यानी कि इस्चीमिया और इंपेयर्ड ऑक्सीजन सप्लाई यानी कि हाइपोक्सिया, ये 2 मेन कॉजेस है किसी भी सेल में इंजरी होने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस्चीमिया और हाइपोक्सिया से कितनी और कैसी सेल इंजरी होती है। इस्चीमिया और हाइपोक्सिया की वजह से रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ये 2 हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे
रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। तो कौन कौन से चेंजेस इसमें आते हैं? तो सबसे पहला चेंज होता है रिड्यूस्ड इंट्रासेल्यूलर एटीपी। जैसे कि हम जानते हैं कि एटीपी जो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्यूलर फंक्शन के लिए, वो दो प्रकार से बनता है। पहला है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कि जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड रहती है, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और दूसरा है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, कि जिसमें ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में से एटीपी बनता है। और फाइनली लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसको कहते हैं एनएरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अब जब भी हाइपोक्सिया या इस्चीमिया होगा, तब एटीपी के सिंथेसिस में थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा। अगर हाइपोक्सिया हुआ है तो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे तो चालू ही रहेगा, लेकिन ये पाथवे जो है वो बंद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एटीपी का सिंथेसिस जो है वो सफर होगा। अगर इस्चीमिया हुआ तो क्या होगा? तब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दोनों ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस्चीमिया में जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई इंपेयर होता है। अब हम जानते हैं कि ब्लड जो है वो टिश्यूज को, सेल को ऑक्सीजन भी देता है और न्यूट्रिएंट्स भी देता है। तो जब भी इस्चीमिया होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगा और न्यूट्रिएंट का सप्लाई भी कम होगा। तो एटीपी सिंथेसिस जो होता है, ये दोनों पाथवे उसके लिए बंद हो जाएंगे। तो इस फिनोमिनन में ज्यादा सीवियरिटी में सेल इंजरी होगी। अगर सिर्फ हाइपोक्सिया है तो सेल इंजरी उतनी सीवियर नहीं होगी, लेकिन अगर इस्चीमिया यानी इंपेयर्ड ब्लड सप्लाई है तो सेल इंजरी ज्यादा होगी। हमारे बॉडी में जो मायोकार्डियम है, प्रोक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी है और जो न्यूरॉन्स है, वो जनरली इस्चीमिया से ज्यादा अफेक्ट होते हैं। तो ये था पहला फिनोमिना। दूसरा फिनोमिना है रिड्यूस्ड पीएच ऑफ सेल। जो सेल है उसमें पीएच का कम होना, यानी सेल की पीएच एसिडिक बनना। जब भी हाइपोक्सिया होता है तब ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में से एटीपी जनरेट होता है। हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब ये लैक्टिक एसिड ज्यादा बनने लगता है और वो सेल में जमा होता है। एसिड के सेल में जमा होने के कारण सेल की एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, जिस कंडीशन को कहते हैं एसिडोसिस। तो ये एसिडोसिस भी सेल की प्रक्रिया को बहुत ही इंपेयर कर सकता है। तीसरा फिनोमिना है डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन सोडियम पंप। जो सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम एटीपीएज है, वो एनर्जी डिपेंडेंट है। अब एटीपी ही बन नहीं रहा है, सेल में कम बन रहा है, तो क्या होगा? ये जो पंप है वो सोडियम को सेल से बाहर ले जाता है और पोटेशियम को सेल के अंदर लाता है। अब ये पंप को चाहिए एनर्जी वर्क करने के लिए, कि जो अभी अवेलेबल नहीं है। एनर्जी ना अवेलेबल होने के कारण सेल में से सोडियम बाहर नहीं जा पाता है, इसलिए सेल में सोडियम जमा होता है और पोटेशियम सेल के अंदर नहीं आ सकता है, यानी कि सेल के बाहर पोटेशियम जमा होता है। सेल में सोडियम जमा होने की वजह से उसमें पानी भी भरने लगता है, क्योंकि पानी की सोडियम के लिए एफिनिटी होती है, जो हम केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो सेल में अल्टीमेटली स्वेलिंग देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं हाइड्रोपिक स्वेलिंग, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये था तीसरा फैक्टर, तीसरा फिनोमिना। चौथा क्या होता है? ये जो सेल है उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो जाता है, रिड्यूस्ड प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसा क्यों होता है? जो रिबोसोम्स होते हैं, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, वो डिटेच होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि हाइपोक्सिया और इस्चीमिया हुआ है, एसिडिटी बढ़ रही है इसकी वजह से। और जो पोलीजोम्स जो है वो मोनोजोम्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो इन दोनों कारणों की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस है वो कम हो जाता है। पांचवा क्या जाता है कि जो सेल का फंक्शन है
वो फंक्शनल डिस्टर्बेंस होता है, फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर हमारा मायोकार्डियम है उसमें इस्चीमिया हुआ थोड़े टाइम के लिए, तो उस टाइम के लिए मायोकार्डियम का फंक्शन डिरेंज हो जाएगा। और लास्ट जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी सेल के जो स्ट्रक्चर्स है उसमें चेंज देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं ये स्ट्रक्चरल चेंजेस? तो सबसे पहले जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें स्वेलिंग देखने को मिलता है, और उसपे से जो रिबोसोम्स है वो डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है उसका भी स्वेलिंग हो जाता है, और उसमें फॉस्फोलिपिड रिच एमॉर्फस डेंसिटीज देखने को मिलती है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसपे से जो माइक्रोविलाई है वो नष्ट हो जाते हैं, और साइटोप्लाज्म का फोकल प्रोजेक्शन दिखने को मिलता है जिसको कहते हैं ब्लैब्स। सेल में माइलिन फिगर्स देखने को मिलते हैं। ये माइलिन फिगर्स जो सेल मेम्ब्रेन का फॉस्फोलाइपिड है उसपे से डिराइव होते हैं। और लास्ट में जो न्यूक्लियस है उसके ग्रैन्युलर और फिब्रिलर स्ट्रक्चर का सेग्रीगेशन होने लगता है, और उसमें से जो रिबोसोमल आरएनए जो बनता है उसका सिंथेसिस भी कम हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। रिवर्सिबल सेल्यूलर इंजरी ड्यू टू हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। तो इस लेवल तक चेंजेस इसमें होते हैं। अगर इसी लेवल पे जो स्ट्रेस पड़ा है, जैसे कि हाइपोक्सिया और इस्चीमिया हुआ है, उसको रिमूव कर दे, यानी कि ब्लड सप्लाई पहले जैसा देने लगे या ऑक्सीजन का सप्लाई पहले जैसा देने लगे, तो सेल का जो फंक्शन है वो रिवर्ट हो सकता है। तो ये थी जानकारी रिवर्सिबल सेल इंजरी के पैथोजेनेसिस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इरिवर्सिबल सेल्यूलर इंजरी उसकी पैथोजेनेसिस के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।